हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। मैं हूं रघुवीर सिंह और आप देख रहे हो आरएस कर्नावत ट्यूटोरियल्स। तो गाइज आज हमारा सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 6 है। आज के लेक्चर में हम कैटलिस्ट के टाइप पढ़ेंगे। हमने लास्ट लेक्चर में कैटलिसिस के टाइप पढ़े थे, होमोजीनियस एंड हिट्रोजीनियस कैटलिसिस, उनकी मैकेनिज्म भी हमने की थी। अगर वो लेक्चर आपने नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप वहां से देख सकते हो। तो गाइज कैटलिस्ट के टाइप स्टार्ट करते हैं। तो देखो कैटलिस्ट 4 टाइप के होते हैं। एक तो पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे, ठीक है। एक होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। तो नेगेटिव कैटलिस्ट वो होता है जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज करे। एक होता है ऑटो कैटलिस्ट। तो गाइज ऑटो कैटलिस्ट का मतलब है हमें बाहर से कुछ नहीं डालना है, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बनता है ना वो ही कैटलिस्ट का काम करता है। तो उसे हम ऑटो कैटलिस्ट बोलते हैं कि हमने बाहर से कुछ नहीं डाला, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है वो कैटलिस्ट का काम करेगा। कहने का मतलब रिएक्शन पहले तो स्लो होगी, अब धीरे धीरे प्रोडक्ट बनता जाएगा ना, तो वो प्रोडक्ट कैटलिस्ट का काम करेगा। तो रिएक्शन पहले स्लो होगी, उसके बाद प्रोडक्ट कैटलिस्ट का काम करने लग गया, तो उसके बाद रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। तो गाइज हम इनके एग्जांपल वगैरह सब पढ़ेंगे। अब गाइज चौथा जो कैटलिस्ट का टाइप है वो इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब यह है कि जो रिएक्शन नहीं होती है ना उसे हम किसी होने वाली रिएक्शन के साथ ऐड कर देते हैं, जिसके कारण दोनों रिएक्शन हो जाती है। कहने का मतलब आपके पास मान लो ये एक रिएक्शन, ये दूसरी रिएक्शन। अब ये रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है और ये रिएक्शन अपने आप हो रही है, तो इस रिएक्शन को मैं इसके साथ ऐड कर दूंगा तो दोनों रिएक्शन हो जाएगी। कहने का मतलब इस वाली रिएक्शन ने इस रिएक्शन से प्रेरणा ली है कि भी तू कंप्लीट हो रही है तो तेरे साथ मैं भी कंप्लीट हो जाऊंगी, तो उसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो देखो फर्स्ट है पॉजिटिव कैटलिस्ट। तो पॉजिटिव कैटलिस्ट का मतलब जो रेट ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज कर दे। कैटलिस्ट विच इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। अब गाइज एग्जांपल है तो हैबर प्रोसेस वाला एग्जांपल कर दो, चाहे कॉन्टेक्ट प्रोसेस वाला कर दो। जैसे हैबर प्रोसेस में हम नाइट्रोजन लेते हैं, है ना, एग्जांपल कर रहे हैं, और हाइड्रोजन लेते हैं, और कैटलिस्ट के रूप में हम आयरन लेते हैं, ठीक है ना, तो रिएक्शन फास्ट हो जाती है। ऐसे कॉन्टेक्ट प्रोसेस में हमारे पास सल्फर डाइऑक्साइड होती है और ऑक्सीजन होते हैं। हम कैटलिस्ट के रूप में वेनेडियम पेंटोक्साइड या फिर डाई वेनेडियम पेंटाऑक्साइड, है ना, तो ये कैटलिस्ट लेते हैं, सल्फर ट्राइऑक्साइड बनती है। एक गाइस देखो हमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड का डिकम्पोजिशन करना है, तो आपको पता है कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होगा वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। देखो पेरोक्साइड स्टेबल नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? देखो क्योंकि पेरोक्साइड ये होता है, अब 2 ऑक्सीजन, है ना, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है ना, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होती है, कहने का मतलब है ना, क्योंकि ऑक्सीजन का साइज होता है छोटा, इलेक्ट्रॉन होते हैं ज्यादा, तो पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा होती है। अगर ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है तो दोनों में रिपल्सन होगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा बॉन्ड, तो इसलिए पेरोक्साइड स्टेबल नहीं होता है। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड डिकम्पोज होता है वाटर में और ऑक्सीजन में, ठीक है ना। अब देखो यहां पर अगर इस रिएक्शन में हम प्लेटिनम डाल दें तो रिएक्शन फास्ट हो जाएगी। कहने का मतलब प्लेटिनम यहां पर पॉजिटिव कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है। आगे बात समझ में। अब देखो नेक्स्ट अपना है नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, तो नेगेटिव कैटलिस्ट जो रेट ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे, तो कैटलिस्ट विच डिक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। जैसे यही एग्जांपल ले लो
कि H2O2 का डिकम्पोजिशन होता है H2O में और O2 में। अगर यहां पर आप प्लेटिनम डाल दोगे ना तब तो रिएक्शन तेज होगी, यानी कि पॉजिटिव कैटलिस्ट का काम करेगा। अगर आप यहां पर ग्लिसरॉल डाल दोगे, अगर आप यहां पर ग्लिसरॉल डाल दोगे ना तो ये डिकम्पोजिशन और भी स्लो हो जाएगा, रिएक्शन की रेट और भी स्लो हो जाएगी। कहने का मतलब यहां पर ग्लिसरॉल है वो नेगेटिव कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है। आ गई बात समझ में? तो गाइज थर्ड टाइप है, देखो ऑटो कैटलिस्ट। तो ऑटो कैटलिस्ट का मतलब हमें बाहर से कुछ भी नहीं डालना है रिएक्शन में, रिएक्शन के अंदर बना प्रोडक्ट ही कैटलिस्ट का काम करता है। कैसे करता है? तो देखो इसका एग्जांपल, इसके बारे में खुद लिख लेना, एकदम सिंपल सा है। एग्जांपल क्या है? हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। तो देखो एस्टर में हम एथिल एसीटेट ले लेते हैं, इसका हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो गाइज एस्टर का जब हम हाइड्रोलिसिस करते हैं ना तो एसिड एज ए कैटलिस्ट लेते हैं, लेकिन मान लो हमने यहां पर कैटलिस्ट नहीं लिया है, तो आपको पता है कि एस्टर का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो एक तो बनेगा एसिड, तो एक तो एसिटिक एसिड बन जाएगा, और यहां पर इस C2H5 यानी कि एक बन जाएगा एथेनॉल। तो यह रिएक्शन प्रारंभ में शुरुआत में स्लो होती है क्योंकि आपने कोई कैटलिस्ट नहीं ले रखा है, लेकिन धीरे धीरे रिएक्शन की रेट इंक्रीज होने लग जाती है क्योंकि हमें कैटलिस्ट के रूप में क्या चाहिए? एसिड चाहिए, और यहां पर देखो एसिड बन रहा है, तो ये जो एसिड है ना वो कैटलिस्ट का वर्क करने लग जाता है। तो धीरे धीरे रिएक्शन को कैटलिस्ट मिलता जाएगा और रिएक्शन की रेट इंक्रीज होती जाएगी। तो इस एग्जांपल के बारे में आपको पूरा लिखना है कि जब हम एस्टर का हाइड्रोलिसिस करते हैं तो रिएक्शन इनिशियली स्लो होती है, ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे रिएक्शन की रेट इंक्रीज होने लग जाती है क्योंकि रिएक्शन में बना एसिड कैटलिस्ट का काम करने लग जाता है, ठीक है ना। तो हमने बाहर से कुछ नहीं डाला, रिएक्शन में जो प्रोडक्ट बना है ना वो ही कैटलिस्ट का काम करता है, ठीक है। तो गाइज इनको लिख लो। तो गाइज देखो फोर्थ टाइप क्या है? तो फोर्थ है इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। इंड्यूस्ड कैटलिस्ट, तो इंड्यूस्ड कैटलिस्ट का मतलब कोई रिएक्शन अपने आप नहीं हो रही है, ठीक है। जैसे सोडियम आर्सेनाइड, इसका ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है, मतलब यह रिएक्शन नहीं होती है, लेकिन सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है ना, यहां पर 2 कर लो, तो यह सोडियम सल्फेट बन जाता है ना, यानी कि ऊपर वाली रिएक्शन नहीं हो रही है, ये नीचे वाली रिएक्शन हो जाती है, ठीक है। अब देखो इस रिएक्शन को मैं अगर इसके साथ ऐड कर दूंगा, यानी कि सोडियम आर्सेनाइड को आप सोडियम सल्फाइड के साथ ऐड कर दो और ऑक्सीडेशन करवा दो, तो दोनों का ऑक्सीडेशन हो जाता है। दोनों के साथ एक एक ऑक्सीजन और जोड़ दो, ठीक है, Na2SO4। तो देखो दोनों का ऑक्सीडेशन हो गया ना, कि सोडियम आर्सेनाइड का ऑक्सीडेशन नहीं होता है, सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीडेशन हो जाता है। जब मैं सोडियम आर्सेनाइड को इसके साथ जोड़ दूंगा तो यह रिएक्शन भी हो जाएगी, यानी कि इस रिएक्शन ने इससे प्रेरणा ली है, तो इसे हम बोलते हैं इंड्यूस्ड कैटलिस्ट। तो गाइज कैटलिस्ट के टाइप आप समझ गए होंगे, तो फटाफट ये लिख लो। तो गाइज अब हम कैटलिस्ट से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स पढ़ते हैं। तो देखो फर्स्ट है एक्टिविटी। तो देखो एक्टिविटी का मतलब क्या है? एक्टिविटी का मतलब यह है कि कैटलिस्ट एक्टिव होना चाहिए। एक्टिव का मतलब कि कैटलिस्ट पर रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि देखो कैटलिस्ट करता क्या है, रिएक्टेंट को पकड़ता है जिससे रिएक्टेंट पास पास आते हैं और आपस में रिएक्शन करते हैं। अगर आप कैटलिस्ट नहीं डालोगे ना तो रिएक्टेंट दूर दूर घूमेंगे, वो रिएक्शन नहीं करेंगे। जब आपने कैटलिस्ट डाल दिया तो कैटलिस्ट की सरफेस पर रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन होता है, मतलब कैटलिस्ट रिएक्टेंट को पकड़ता है जिसके कारण रिएक्टेंट आपस में रिएक्शन करते हैं और प्रोडक्ट बनता है। तो एक्टिव होने का मतलब है कि कैटलिस्ट पर की सरफेस पर रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन स्ट्रॉन्ग होना चाहिए,
मतलब रिएक्टेंट को अच्छे से पकड़ना चाहिए, क्योंकि अगर अच्छे से नहीं पकड़ेगा तो रिएक्टेंट वापस छोड़ के भाग जाएगा। ठीक है, अब ध्यान से सुनना। अब इतना भी स्ट्रोंग नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट मतलब रिएक्शन करने के बाद वापस ही ना निकल सके, क्योंकि रिएक्टेंट जब रिएक्शन करके प्रोडक्ट बना लेगा ना, तब कैटलिस्ट से बाहर निकलना चाहिए। कहने का मतलब डिसॉर्प्शन होना चाहिए। तो रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन स्ट्रोंग होना चाहिए, लेकिन इतना भी स्ट्रोंग नहीं होना चाहिए कि रिएक्टेंट की रिएक्शन के बाद बना प्रोडक्ट सरफेस ही ना छोड़ पाए, क्योंकि जब तक जो प्रोडक्ट है वो सरफेस नहीं छोड़ेगा ना, कोई दूसरा रिएक्टेंट आकर के नहीं चिपकेगा, दूसरे रिएक्टेंट का एडजॉर्प्शन नहीं होगा। तो गाइज एक्टिविटी का मतलब आप ये समझ गए होंगे, तो ये आपको पढ़ के बता देता हूं। तो देखो, द स्ट्रेंथ ऑफ केमिसॉर्प्शन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्टिविटी ऑफ द कैटलिस्ट अप टू ए लार्ज एक्सटेंट। कि केमिसॉर्प्शन की स्ट्रेंथ किस पर डिपेंड करती है? आपके कैटलिस्ट की एक्टिविटी पर। ठीक है, कितना अच्छा वो एडजॉर्ब करता है, उसके बाद कितना अच्छा वो प्रोडक्ट बनने के बाद में डिसॉर्प्शन करता है। ठीक है, अब देखो, द रिएक्टेंट्स मस्ट गेट एडजॉर्ब्ड स्ट्रांगली ऑन द कैटलिस्ट। कि कैटलिस्ट पर स्ट्रांगली क्या होने चाहिए? एडजॉर्ब होने चाहिए रिएक्टेंट। However, they must not get adsorbed so strongly that they become immobilized and other reactants have no space on the catalyst surface for adsorption। कि इतना भी strong adsorption नहीं होना चाहिए कि प्रोडक्ट बाहर ही ना निकले। ठीक है, चलो अब दूसरा सेलेक्टिविटी। तो गाइस, सेलेक्टिविटी का मतलब ये है कि आपके पास रिएक्टेंट सेम है और कैटलिस्ट अलग अलग है ना, तो प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। ठीक है, कोई एक कैटलिस्ट कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है। यह बात नहीं है कि अगर रिएक्टेंट सेम है तो आप कोई भी कैटलिस्ट डाल दो प्रोडक्ट सेम बनेगा, नहीं। प्रोडक्ट का बनना कैटलिस्ट पर डिपेंड करता है। ठीक है, चाहे रिएक्टेंट सेम हो। आगे बात समझ में, तो इसे बोलते हैं सेलेक्टिविटी। तो देखो, इट इज द एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू डायरेक्ट ए रिएक्शन। यानी कि रिएक्शन को डायरेक्ट कौन करता है? कैटलिस्ट करता है। ठीक है ना, टू गिव ए पर्टिकुलर प्रोडक्ट। तो देखो, आपके पास तीनों रिएक्शन में रिएक्टेंट सेम है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन। तीनों रिएक्शन में रिएक्टेंट सेम है ना, लेकिन कैटलिस्ट देखो यहां पर कॉपर के साथ जिंक ऑक्साइड और क्रोमियम ऑक्साइड ले रखा है। जब आप ये कैटलिस्ट लोगे तो मेथेनॉल बनेगा, जब आप कॉपर पाउडर लोगे तो फॉर्मेल्डिहाइड बनेगा, और जब आप निकल लोगे ना तो मेथेन और वाटर मॉलिक्यूल बनेगा। आगे बात समझ में। तो सेलेक्टिविटी का मतलब यह होता है कि रिएक्टेंट सेम हो और कैटलिस्ट अलग अलग हो तो प्रोडक्ट अलग अलग बनेगा। कोई एक कैटलिस्ट कोई स्पेसिफिक प्रोडक्ट बनाता है, कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो सेम प्रोडक्ट नहीं बनाते हैं, तो इसे हम बोलते हैं सेलेक्टिविटी। तो गाइज समझ गए होंगे आप। तो गाइज वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके।